हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज मैं डिस्कस करूंगा सेकेंडरी एंड वेरिएबल विंड्स। इससे पहले मैंने डिस्कस किया है प्राइमरी विंड्स और आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि प्राइमरी विंड्स वो विंड्स हैं जो पूरी अर्थ पर प्रेजेंट होती हैं और ये फिक्स डायरेक्शन में थ्रू आउट द ईयर ब्लो करती हैं। लेकिन सेकेंडरी विंड्स वो विंड्स हैं जो प्राइमरी विंड्स बेल्ट्स में ही डेवलप होती हैं। मींस इनका जो इन्फ्लुएंस एरिया है वो कम होता है और ये विंड्स वेरिएबल विंड्स होती हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन में चेंज होता है। डायरेक्शन में चेंज सीजन के बेस पर भी हो सकता है या किसी टाइम पीरियड के बेस पर भी हो सकता है, इसलिए इन विंड्स को सीजनल विंड्स, पीरियोडिक विंड्स और टेम्पोरल विंड्स बोला जाता है। वेरिएबल विंड्स है मॉनसून्स, लैंड एंड सी ब्रिजेज, माउंटेन एंड वैली ब्रिजेज, एनाबेटिक एंड कैटाबेटिक विंड्स, लोकल विंड्स। और सेकेंडरी विंड्स साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, मॉनसून्स एंड एयर मासेज। अब हम लोग इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मॉनसून्स। मॉनसून्स क्या है? मॉनसून्स वो सीजनल विंड्स हैं जो सीजन चेंज के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये लैंड पार्ट है और इसके एडजेसेंट ये वाटर बॉडी है। तो लैंड पार्ट पर आप लोग समझ जानते हैं कि समर सीजन में टेम्परेचर लैंड का हायर होगा ओशनिक एरिया में जो टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में। अगर लैंड पर टेम्परेचर हायर है तो एयर प्रेशर लो होगा और ओशनिक एरिया पर एयर प्रेशर रिलेटिवली हायर होगा। और हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ विंड्स की मूवमेंट होती है। लेकिन अगर विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में क्या होता है? विंटर सीजन में लैंड पार्ट पर टेम्परेचर ओशन के कंपैरिजन में लोअर होगा और रिजल्टेंट एयर प्रेशर हाई होगा। ओशन की अगर बात करें तो ओशन पर जो कूलिंग है वो बहुत स्लो होती है, इसलिए विंटर सीजन में ओशन का टेम्परेचर रिलेटिवली हायर बना रहता है जो लैंड पार्ट है उसके कंपैरिजन में, और इसलिए यहाँ पर एयर प्रेशर लो होगा। विंटर सीजन में लैंड पार्ट की कूलिंग बहुत फास्ट होगी और उसका टेम्परेचर डिक्रीज होते होते ओशनिक एरिया के टेम्परेचर से कम हो जाता है, इसलिए एयर प्रेशर में वेरिएशन हो जाता है। और आप लोगों को पता है कि विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो ये जो विंड्स हैं, इस एरिया में जो विंड्स हैं आप देख रहे हैं, समर सीजन में सी टू लैंड और विंटर सीजन में लैंड टू सी है। तो ये जो डायरेक्शन का रिवर्सल है, डायरेक्शन का चेंज है, इसी को मॉनसून कहा जाता है। और मॉनसून्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 180 डिग्री का डायरेक्शन में रिवर्सल हो। अगर डायरेक्शन में 120 डिग्री या उससे ज्यादा का चेंज आता है तो उन विंड्स को हम मॉनसून्स कह सकते हैं। और मॉनसूनल जो विंड्स हैं ये उन एरियाज में प्रेजेंट मिलेंगी जहां पर लैंड और वाटर दोनों प्रेजेंट होंगे। मींस अगर कोई लैंड, बिगर लैंड मास है, उसके इंटीरियर की अगर बात करें तो वहां पर आपको मॉनसून्स की प्रेजेंस जनरली देखने को नहीं मिलेगी। पर अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर लैंड पार्ट और ओशनिक एरिया एडजेसेंट है तो उन एरियाज में मॉनसून्स की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। मॉनसून्स के बारे में डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मैंने इसका बेसिक बताया। डिटेल में हम मॉनसून्स के लिए बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये 4 से 5 घंटे का टॉपिक है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लैंड एंड सी ब्रिजेज। लैंड एंड सी ब्रिजेज को समझने के लिए हम लोग एक इमेज की हेल्प लेंगे। देखिए, यहां पर देखिए, ये ओशनिक एरिया है और ये लैंड पार्ट है। आप लोग जानते हैं कि डे टाइम में लैंड पर जो सन की इंसोलेशन होगी उसके कारण टेम्परेचर हायर हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर हायर होगा तो ये लो प्रेशर को इंड्यूस करेगा क्योंकि इस एरिया में जो भी एब्जॉर्प्शन होगी सोलर रेडिएशन की उसके कारण एयर की हीटिंग होगी और एयर एक्सपेंड करेगी और ग्रेजुअली एयर
एक्सपेंशन के साथ साथ अपवर्ड मूव कर जाएगी, जिसके कारण इस एरिया में लो प्रेशर की डेवलपमेंट होगी। लेकिन जो एडजेसेंट ओशनिक एरिया है वहां पर टेम्परेचर रिलेटिवली लोअर होगा, और मैंने आप लोगों को जो एटमॉस्फेरिक हीटिंग एंड कूलिंग है या जो फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर है जब उसके बारे में बताया था, तो ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पर भी बताई थी कि लैंड पार्ट पर टेम्परेचर डे टाइम में फास्टर इंक्रीज करने से हायर हो जाता है, और जो ओशनिक पार्ट है वहां पर टेम्परेचर लोअर होगा। तो अगर ओशनिक पार्ट पर टेम्परेचर लोअर होगा तो इस एरिया में हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होगी, एयर हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, तो ये इस टाइप से एयर की मूवमेंट होगी। जो भी ओशनिक एरिया से एयर आएगी वो कंपैरेटिवली कोल्डर होगी और मॉइस्ट भी होगी। मॉइस्ट मीन्स ह्यूमिड होगी, मीन्स जो भी एयर आएगी उसमें वाटर वेपर्स ज्यादा होंगे, वाटर की अमाउंट होगी, नमी वाली हवा होगी। तो जब मॉइस्ट एयर इस साइड आएगी तो कोस्टल एरियाज पर वो रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन भी कर सकती है, और अगर रेनफॉल नहीं भी करेगी तो जो कोस्टल एरियाज होंगे उनके ऊपर जो एटमॉस्फेयर होगा वो ह्यूमिड होगा। एयर जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर जाने पर एयर डाइवर्ज करती है, तो एयर जो है ओशन की तरफ आएगी, उसकी कूलिंग होने के बाद धीरे धीरे वो ओशंस पर सेटल डाउन कर जाएगी, जो कि हाई प्रेशर को कंट्रीब्यूट करेगी, और ये डे टाइम में ये जो साइक्लिक मूवमेंट है ये बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी। और जब ओशन से एयर की मूवमेंट होगी लैंड की तरफ तो वो जो है मॉडरेटिंग इफेक्ट भी लेकर आएगी। मींस मॉडरेटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो एयर आएगी ओशनिक एरिया की तरफ से उसका टेम्परेचर कम है, जबकि लैंड पार्ट पर डे टाइम में टेम्परेचर हायर होता है। इसका मतलब है जो लैंड पार्ट का टेम्परेचर है वो मॉडरेट हो जाएगा, मींस थोड़ा वो कम हो जाएगा। तो कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर कम होगा लैंड के इंटीरियर के कंपैरिजन में, यही मॉडरेटिंग इफेक्ट है ड्यूरिंग डे टाइम। और जहां से विंड्स मूव करते हैं, जो एयर का या जो विंड्स का सोर्स रीजन होता है उसी के नाम पर हम विंड्स का नाम रखते हैं। जैसे यहां से जो विंड्स चल रही है तो उसका सोर्स रीजन क्या है, उसका सोर्स रीजन है सी, तो सी से जाने वाली विंड्स को हम बोलेंगे सी ब्रीजेज। और ये जो सी ब्रीजेज है ना, इनको ब्रीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो विंड्स हैं उनकी स्पीड रिलेटिवली हायर होती है, और जो एयर की मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, अगर इसकी स्पीड कम होती है तो उसको हम ब्रीज बोलते हैं। तो सी ब्रीज ये वो विंड्स हैं जो ओशन से लैंड की तरफ जाएंगी, तो इनको इसलिए हम वाटर ब्रीज या ओशन ब्रीज भी बोल सकते हैं। इसके बाद नाइट टाइम अगर होगा तो नाइट टाइम में लैंड पार्ट पर कूलिंग फास्टर होगी, कूलिंग फास्टर होने के कारण रिलेटिवली एयर प्रेशर हाई होगा, लेकिन ओशन पर कूलिंग काफी स्लो होती है। तो इसलिए क्या होता है, अराउंड मिडनाइट ओशन का जो टेम्परेचर है ना वो हायर हो जाएगा जो एडजेसेंट लैंड पार्ट है उससे। इसका मतलब है ओशन के ऊपर जो एयर प्रेशर होगा वो कंपैरेटिवली लो हो जाएगा, और जो विंड की मूवमेंट होगी, एयर की मूवमेंट होगी, वो लैंड टू ओशन होगी। और ओशन पर आने के बाद इसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन आएगा और ये इस टाइप से ऊपर उठेगी और वापस फिर ये जो लैंड पार्ट है उस पर आएगी और सेटल डाउन होती रहेगी। तो इस टाइप से यहाँ पर भी ये सर्कुलर मोशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस टाइम पर लैंड से ब्रीज या विंड्स ओशन की तरफ आएंगी तो सोर्स रीजन लैंड हुआ तो उनको बोला जाता है लैंड ब्रीज, और ये कंपैरेटिवली ड्राई होंगी और जो ओशनिक इफेक्ट कोस्टल एरिया पर आ सकता था उसको आने से रोकेंगी, क्योंकि ये विंड्स लैंड से ओशन की तरफ जा रही हैं, इसलिए ओशनिक इंपैक्ट लैंड पर नहीं आ पाएगा। तो ये क्या करेंगी, ये मॉडरेशन का काम नहीं करेंगी, रादर ये डेसिकेशन करेंगी। डेसिकेशन का मतलब क्या होता है,
डेसिकेशन का मतलब होता है जो ड्राइंग इफेक्ट है उसको इंक्रीज करेंगी, तो डेसिकेटिंग इफेक्ट ये लेकर आएंगी। तो डेसिकेटिंग इफेक्ट का मतलब है कोस्टल एरियाज पर एटमॉस्फेयर कंपैरेटिवली ड्रायर होगा, क्योंकि ऐसा ये डे एंड नाइट की ड्यूरेशन में हो रहा है 24 आवर्स में। अगर आप देखें डे टाइम में ओशन से लैंड की तरफ और नाइट टाइम में लैंड से ओशन की तरफ विंड की मूवमेंट है, तो ये नाइट टाइम में जो वेदर होगा ना, जो एटमॉस्फेयर होगा वो ड्रायर होगा, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये डेसिकेटिंग इफेक्ट को इंड्यूस करते हैं जो लैंड से सी की तरफ जो ब्रिजेज होती हैं। और ये जो लैंड एंड सी ब्रिजेज हैं, इनका जो इम्पैक्ट है अगर उसको देखें तो ये कोस्टल एरियाज के वेदर और क्लाइमेट पर आता है। मीन्स एक स्मॉलर एरिया पर इसका इम्पैक्ट आता है, एक क्लाइमेटिक चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्लाइमेट में जो वेरिएशन इंड्यूस होती हैं, इनको माइक्रो क्लाइमेटिक इफेक्ट हम बोल सकते हैं, जो कि लैंड एंड सी ब्रिजेज के कारण आता है कोस्टल एरियाज पर। तो यह है लैंड एंड सी ब्रिजेज। आप एक चीज और ध्यान देंगे, चाहे लैंड ब्रिज हो चाहे सी ब्रिज हो, दोनों की दोनों कोल्डर होंगी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है माउंटेन एंड वैली ब्रिजेज। माउंटेन एंड वैली ब्रिजेज जनरली माउंटेनस एरिया में देखने को मिलेगा, लेकिन उसको समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे वैसे एयर ड्राई होती चली जाएगी, और ड्राई एयर की हीटिंग और कूलिंग जो होती है वो फास्टर होती है। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान रखोगे तो आपको माउंटेन एंड वैली ब्रिजेज की अंडरस्टैंडिंग में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये जो माउंटेन एंड वैली ब्रिजेज है ना, ये भी डायरनल मूवमेंट है एयर की। जैसे आपने अभी देखा लैंड एंड सी ब्रिजेज में भी डायरनल मूवमेंट थी, मींस 24 आवर्स की एयर की मूवमेंट है ये। तो डे टाइम में क्या होगा, माउंटेनस एंड वैली टोपोग्राफी जहां पर भी होगी, वहां पर डे टाइम में माउंटेन्स के अपर स्लोप्स हैं, वहां पर जो इंसोलेशन एब्जॉर्ब होगा, सोलर एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी, और उसके बाद वहां से जो रेडिएशंस रिलीज होंगी, तो उन रेडिएशंस के रिलीज के कारण जो हायर एल्टीट्यूड पर मींस इस माउंटेन के एडजेसेंट आसपास जो एयर थी उसकी हीटिंग होगी। क्यों हीटिंग होगी? क्योंकि वैली पार्ट पर तो मॉइस्चर ज्यादा है, और जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे मॉइस्चर कम होगा, और जब मॉइस्चर कम होगा तो एयर ड्राई होगी, और ड्राई एयर की डे टाइम में हीटिंग भी फास्टर होगी और नाइट टाइम में कूलिंग भी फास्टर होगी। तो जो वैली के बॉटम पर जो एयर है उसकी हीटिंग स्लो होगी, और जो यहाँ पर हायर एल्टीट्यूड पर जो एयर है उसकी हीटिंग फास्टर होगी, जिसके कारण यहाँ पर डे टाइम में लो प्रेशर और रिलेटिवली वैली बॉटम पर हाई प्रेशर डेवलप होगा, और उसके कारण क्या होगा, एयर वैली से माउंटेन की तरफ मूव करेगी इस टाइप से। तो जहां से भी एयर मूव करती है उसी नाम पर विंड या ब्रिज का नाम होता है। तो आप यहां पर देखिए, ये एयर कहां से मूव की है, वैली पार्ट से, तो ये डे टाइम में एक्टिव होगी वैली ब्रिज। उसके बाद ये यहां से अपवर्ड मूव करेगी एयर डे टाइम में, और ऊपर जाने के बाद कूलिंग होगी और एयर वैली में डिसेंड करेगी, जिसके कारण क्या होगा, वैली में हायर प्रेशर मेंटेन रहेगा, और इस टाइप से ये सर्कुलर या साइक्लिक मूवमेंट डे टाइम में माउंटेन और वैली के बीच होती रहेगी। नाइट टाइम में क्या होगा, नाइट टाइम में ठीक इसका उल्टा होगा। कूलिंग कहाँ ज्यादा होगी, हायर एल्टीट्यूड पर जहां एयर ड्राई ज्यादा होगी। तो जो माउंटेन के अपर स्लोप हैं यहां पर ही कूलिंग फास्टर होगी। इसका मतलब इस एरिया में एयर क्या हो जाएगी, हैवियर और डेंसर हो जाएगी, मींस हाई प्रेशर यहां पर डेवलप हुआ है। और ये जो हैवियर और डेंसर एयर होगी ना, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्या करेगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। मेजर रोल यहां पर ग्रेविटी का रहेगा, पर आप इस टाइप से बोल सकते हो
कि एयर प्रेशर का भी डिफरेंस यहाँ पर डेवलप हो जाता है। पर मेजरली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में एयर डाउनवर्ड मूव करती है। वाटर की तरह एयर की मूवमेंट होगी। जैसे वाटर ड्रेनेज अगर माउंटेन पर है तो अपर एरिया से माउंटेन के अलोंग द स्लोप वाटर डाउनवर्ड मूव करेगा, तो वो वाटर ड्रेनेज है। पर यहाँ पर नाइट टाइम में हैवियर और डेंसर एयर नीचे की तरफ मूव करती है एक ड्रेनेज की फॉर्म में, तो इसको आप एयर ड्रेनेज बोल सकते हो। तो जो माउंटेन से नीचे की तरफ जो एयर आ रही है उसको आप क्या बोलोगे? उसको माउंटेन ब्रिज बोलोगे। क्यों? क्योंकि माउंटेन से वो एयर नीचे की तरफ आई है। तो जो माउंटेन ब्रिज है ये एक्टिव कब होगी? ये नाइट टाइम में एक्टिव होगी। और जब ये डेंसर एंड कोल्डर एयर वैली बॉटम पर आएगी तो वैली फ्लोर पर कंपैरेटिवली वार्मर एयर है, तो ये जो वार्मर एयर है ये लाइटर होगी, और डेंसर एयर जब आएगी तो इस वार्मर एयर को ये अपवर्ड मूव करा देगी। तो होगा क्या? नाइट टाइम में माउंटेन ब्रिज एक्टिव होने के कारण ये जो वार्मर एयर है ये माउंटेन के मिडिल स्लोप या अपर स्लोप पर जाकर स्टे करेगी, और जो नीचे वाला पार्ट है ये सारा का सारा नीचे वाला पार्ट इट विल बी कवर्ड बाय और ऑक्यूपाइड बाय कोल्डर एयर। ठीक है। तो ये अगर हायर लैटिट्यूड्स की बात करें तो हायर लैटिट्यूड्स पर टेम्परेचर नाइट टाइम में बहुत कम होने से या ये जो एयर डिसेंड करेगी इसका टेम्परेचर नेगेटिव होने के कारण जो वैली पार्ट है इसमें स्नोफॉल हो जाएगा। वैली पार्ट में स्नोफॉल इसलिए क्योंकि वैली में मॉइस्ट एयर थी, कंपैरेटिवली वार्मर एयर थी। जब ये कोल्डर एयर वैली के मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होने से जो वाटर वेपर्स थे वो स्नोफॉल कराएंगे, या जो एयर में मॉइस्चर था उसके कारण स्नोफॉल हो जाएगा। तो स्नोफॉल वैली बॉटम पर या वैली फ्लोर पर होगा, और जो मिडिल स्लोप्स और हायर स्लोप्स हैं दे विल रिमेन फ्री फ्रॉम दी स्नोफॉल। इसीलिए क्या होता है माउंटेनस एरिया में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं और जो ह्यूमन सेटलमेंट है ये आपको वैली फ्लोर पर देखने को नहीं मिलेगी। ये आपको जहां पर नाइट टाइम में टेम्परेचर काफी कम हो जाता है और वैली कोल्डर एयर मास से ऑक्यूपाई हो जाती है, वहां पर मिडिल स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स आर ऑक्यूपाइड बाय द सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। और ये आपसे स्टेटमेंट भी पूछी जाती है या क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई मिडिल स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स आर ऑक्यूपाइड बाय ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो आपको एक ऑप्शन दिया होगा कि ड्यूरिंग नाइट टाइम या इन विंटर सीजन क्या होगा, जो वैली फ्लोर्स है ना वहां पर स्नोफॉल होता है बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द माउंटेन ब्रिजेस ड्यूरिंग नाइट टाइम। या तो इस टाइप से आपको मिलेगा, या आपको मिलेगा कि नाइट टाइम में जो माउंटेनस वैलीज हैं इनमें टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाएगा। अब मैंने टेम्परेचर इन्वर्जन पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब होता है जब आप सी लेवल से या अर्थ सरफेस से अपवर्ड मूव करते हो तो जनरली टेम्परेचर डिक्रीज करता है। आपने देखा भी होगा हायर माउंटेन्स पर जो पीक्स होती हैं वो स्नो कवर्ड होती हैं, पर कभी कभी कंडीशन उल्टी हो जाती है कि एक हाइट पर जाने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, उसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। जो टेम्परेचर सी लेवल से अर्थ सरफेस से अपवर्ड मूव करने पर डिक्रीज करता है उसको बोलते हैं लैप्स ऑफ टेम्परेचर। और जब ये टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है इसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। तो यहां पर ये टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया, जिसके कारण क्या होगा, यहां पर जो मिडिल स्लोप्स हैं माउंटेन के यहाँ पर टेम्परेचर हायर बना रहेगा नाइट टाइम में, और यहाँ पर स्नोफॉल नहीं होगा। तो ये रहने लायक यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बनी रहती है। तो ये है आपका वैली एंड माउंटेन ब्रिजेज। जो विंड्स यहां पर कोल्डर होकर डाउनवर्ड मूव कर रही हैं ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करती हैं, इसलिए इनको आप फॉल विंड्स भी बोल सकते हो।
ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक विंड्स। एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक विंड्स क्या है, इसको थोड़ा सा यहां पर मैं एक फिगर बना रहा हूं, उसकी हेल्प से समझेंगे। देखिए, जब इस साइड से विंड्स ऐसे मूव करेंगी और उनके पाथ में ये कोई माउंटेन है या माउंटेनस रिज है, तो क्या होगा, ये विंड्स जो है इस माउंटेन स्लोप के अलोंग इस टाइप से मूव करेंगी। जब विंड्स किसी टोपोग्राफिकल फीचर के कारण, किसी माउंटेन की प्रेजेंस के कारण उसके स्लोप के साथ साथ अपवर्ड मूव करती हैं, तो उनको एनाबैटिक या अप स्लोप विंड्स बोलते हैं। और आप लोगों को अभी अभी मैंने बताया, जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा तो इन विंड्स में जो भी मॉइस्चर होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने से उनका कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी और उसके कारण रेनफॉल हो सकता है। जिस भी स्लोप पर विंड्स आकर टकराती हैं उनको बोला जाता है विंडवर्ड स्लोप, विंडवर्ड। तो विंडवर्ड स्लोप पर विंड्स जो है रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन करती हैं। तो प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल को अगर डिफाइन करें तो रेनफॉल का मतलब है जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर या वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, अगर वो वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में अर्थ पर वापस आ जाते हैं तो उसको रेनफॉल बोलते हैं। और अगर वो मॉइस्चर वाटर की किसी भी स्टेट में, मींस या तो वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में या मिक्स, अगर वापस अर्थ सरफेस पर आता है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन विंडवर्ड स्लोप पर ही होगा। और ये जो अपवर्ड मूविंग विंड्स है ना अलोंग दिस स्लोप, इनको बोला जाता है एनाबैटिक विंड्स। और कैटाबैटिक विंड्स क्या होती हैं? कैटाबैटिक विंड्स हैं जो विंड्स, जैसे ये माउंटेन था, यहां से अपवर्ड मूव की और उसके बाद इस एरिया में डाउनवर्ड ये मूव कर रही हैं। जो अदर स्लोप है उसके अलोंग डाउनवर्ड मूव कर रही हैं, उनको कैटाबैटिक विंड्स बोल सकते हैं। पर वैसे भी अगर हायर पार्ट से माउंटेन के डाउनवर्ड मूव करते हैं उसको भी कैटाबैटिक विंड्स आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी माउंटेन ब्रिजेज बोला बताया था, उसको भी एक तरह से वो भी आपकी कैटाबैटिक विंड्स हो सकती हैं, उनको भी कैटाबैटिक विंड्स कहा जा सकता है। पर यहां पर थोड़ा सा आप ये भी देख सकते हो कि अगर कोई भी विंड एक स्लोप पर तो एनाबैटिक थी और दूसरे स्लोप पर कैटाबैटिक थी, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें चेंज मिलेगा। इस स्लोप पर तो ये रेनफॉल कर रही थी जो विंडवर्ड स्लोप था, यहां पर क्या होगा, इन विंड्स में जो मॉइस्चर था वो इधर रिलीज हो गया, प्लस जैसे जैसे विंड्स डाउनवर्ड मूव करेंगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कंडेंसेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि कंडेंसेशन के लिए वाटर वेपर्स एक दूसरे में मर्ज होने चाहिए, तब कंडेंसेशन होता है। पर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाटर वेपर्स एक दूसरे में मर्ज नहीं हो सकते हैं। वाटर की जो लार्जर ड्रॉप्स है उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जैसे जैसे एयर नीचे आएगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडेंसेशन नहीं हो सकती, तो इस एरिया में रेनफॉल भी नहीं हो सकती। तो अगर रेनफॉल नहीं होगी तो क्या होगा, इस एरिया में वेदर जो है ड्राई होगा। और जहां पर विंड्स डिसेंड करते हैं ना, उस एरिया को बोला जाता है लीवर्ड स्लोप, उस स्लोप को बोला जाता है लीवर्ड स्लोप या शैडो जोन, शैडो जोन। तो शैडो जोन में जो वेदर है वो ड्राई होता है, रेनफॉल नहीं होती है। और ये जो डाउन स्लोप विंड्स की मूवमेंट है इसी को बोला जाता है कैटाबैटिक विंड्स या डाउन स्लोप विंड्स। तो ये है कैटाबैटिक और एनाबैटिक के रिगार्डिंग। और आप इनको भी अगर जैसे मान लीजिए ये कोई माउंटेन है, यहां पर इस एरिया में ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स के कांटेक्ट में कोई एयर है, वो डेंसर एयर है, अगर वो डाउनवर्ड मूव कर गई तो वो भी कैटाबैटिक विंड है और वो भी आपकी फॉल विंड है। मैंने अभी फॉल विंड के बारे में बताया भी था।
और अगर यह ग्लेशियर के कांटेक्ट में कोल्डर एयर थी, डेंसर हो गई और ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इसको ग्लेशियर विंड भी बोला जा सकता है। मींस ग्लेशियर विंड्स को कैटाबैटिक विंड्स कहा जा सकता है। तो ये है कैटाबैटिक विंड्स के रिगार्डिंग। ध्यान रखना है कि लीवर्ड साइड में जो विंड्स उतरते हैं वो भी कैटाबैटिक हैं, रेनफॉल नहीं करेंगी, ड्राई जोन होगी, यहां पर शैडो जोन भी इसको बोलते हैं। उसके बाद लोकल विंड्स, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, एयर मासेज, मॉनसून, इनको हर टॉपिक को सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज लाइक करें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।